तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्फेरिकल गैलेक्सी के बारे में। स्फेरिकल गैलेक्सी पर बेस्ड लास्ट ईयर में 2 साल लगातार क्वेश्चन आया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, ध्यान से देखना। देखो जरा, मान लो मैं आपसे कह दूं, स्क्रीन पर देखो, एक स्फेरिकल गैलेक्सी है और उस स्फेरिकल गैलेक्सी को आप एक स्फेयर की तरह मानकर चलना है आपको। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, ये स्फेरिकल गैलेक्सी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सोचो, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर मैं आपसे कहूँ चलो यहाँ एक ए पॉइंट ले लो, इस ए पॉइंट पर फील्ड बताओ, या सरफेस पर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, अंदर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। तो सर आपने जो अभी तक पढ़ाया था उसमें जो आपने स्फीयर लिया था वो स्फीयर था यूनिफॉर्म डेंसिटी का। लेकिन अब स्फीयर है जिसकी डेंसिटी वेरिएबल है। हो सकता है अंदर बड़ा सॉलिड बहुत डेंस मटेरियल हो, धीरे 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 डेंसिटी कम होती चली गई हो, एक जैसी डेंसिटी का गोला नहीं है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है जिसमें कि रो कुछ फंक्शन दिया जाए, आपको वेरिएबल दिया जाए, कांस्टेंट ना दिया जाए, तो कैसे हैंडल करेंगे, यही अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक हम आपको देंगे, करके देखना जरा उसको, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सॉलिड स्फीयर के साथ हैंडल करते थे तो आपसे मैं कहीं किसी बाहर पॉइंट पर जब फील्ड पूछता था तो आप कैसे करते थे? जिस पॉइंट पर आप फील्ड आपसे पूछता था आप उसके साथ एक स्फीयर बनाते थे ऐसा इमेजनरी, और उस स्फीयर के अंदर जो मास आता था वो मास ही फील्ड कंट्रीब्यूट करता था, ऐसा आप बोले थे सॉलिड स्फीयर में। जैसे याद है आपको, हॉलो स्फीयर में हमने अंदर एक इमेजनरी स्फीयर बनाया था, तो अंदर कोई मास नहीं था उसके अंदर, तो हमने कह दिया था फील्ड 0 है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको किसी एक पॉइंट के साथ अगर आप स्फीयर बनाएं तो उसके अंदर कितना मास आ रहा है वो तो लिखना है, तभी तो आप फील्ड लिख पाएंगे। भाई आपने फील्ड का फार्मूला सीखा था, Gm/r² सीखा था, उसमें m कौन सा मास था? m वो मास था जो स्फीयर के अंदर आ रहा था, जो उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड हो रहा था, वो मास लिया जाता है इसमें। तो हम सबसे पहली स्टेप आपको सिखाने जा रहे हैं जिसमें कि आपको मास लिखना है किसी वेरिएबल डेंसिटी वाली प्रॉब्लम में। ऐसा नहीं कर सकते आप मास = डेंसिटी × वॉल्यूम कर दो, अरे डेंसिटी वेरिएबल है, ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें इतना आसान नहीं है लिखना है इसको। आ जाओ जरा कैसे लिखेंगे हम। जैसे मान लो मेरे को केवल इतने का ही मास लिखना है, या मुझे इस पूरे स्फीयर का मास लिखना है। अब आपको क्वेश्चंस में मास नहीं दिया होगा, अब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई होगी, वो भी वेरिएबल। तो कैसे लिखेंगे मास, देखते हैं इसको सबसे पहले स्टेप में। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 को समझते हैं सबसे पहले। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करो, जैसे मान लो है ना, एक ऐसा स्फीयर है आपके पास और वो स्फीयर बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है ना। जैसे आप ऐसे सोच कर देखो ना, पत्ते वाली जो गोभी होती है उसकी तरह सोच कर देखो कि बहुत सारी लेयर्स हैं उसके आसपास, बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स हैं जिनसे ऊपर ऊपर लेयर चढ़ाते चढ़ाते क्या बन गया, सॉलिड स्फीयर बन गया। तो और साथ साथ उन लेयर्स की जो डेंसिटी है, यानी अंदर अलग डेंसिटी का है, धीरे धीरे डेंसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो आप एक काम करो, आप यहाँ ना सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर जाओ। कितना डिस्टेंस दूर जाओ? r डिस्टेंस दूर। देखना इसको, मैं सेंटर से r डिस्टेंस दूर गया और इस r डिस्टेंस दूर जाकर एक वही लेयर ले लो। ये देखो यहाँ पर हमने एक लेयर ले ली, ये देखिए, ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर हमने एक लेयर ले ली। ये देखो हमने क्या करा, r डिस्टेंस दूर गया, r डिस्टेंस दूर गया और इस r डिस्टेंस दूर जाकर हमने एक लेयर ले ली। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है वो लेयर। ये देखिए, ये हमने लेयर यहाँ पर ले ली। ये देखिए, ऐसी बहुत सारी लेयर्स का कॉम्बिनेशन है ये। आपको सॉलिड स्फीयर को ऐसे सोचना है कि पहले एकदम 0 रेडियस की लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर। ऐसे सोचो ना, जैसे आप एक बॉल बना रहे हो, पेपर लपेटते जा रहे हो, ऊपर पेपर चढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, पेपर पेपर पेपर, फिर बन गई बॉल। ऐसे सोच कर देखो कि आपके पास एक सॉलिड बॉल है, उसमें से आप केवल अंदर एक पेपर के बारे में बात कर रहे हो, केवल एक लेयर, उस पत्ता गोभी जो है ना उसमें केवल एक लेयर आप लेकर देख रहे हो। एक अंदर आपने क्या ले लिया है, एक हॉलो स्फीयर ले लिया है। तो बहुत सारे हॉलो स्फीयर का कॉम्बिनेशन है ये,
ऐसे देखो हॉलोस्फीयर्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये बन गया सॉलिड, है ना। तो आपने एक हॉलोस्फीयर लिया केवल ये वाला, ये जो हॉलोस्फीयर है आपके पास ना, इस हॉलोस्फीयर को थोड़ा बाहर निकाल लो। देखो इधर, चलो भाई इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये लो सर, हमने इस हॉलोस्फीयर को बाहर ले लिया। इसमें मास केवल कहाँ है, तो आंसर है मास तो केवल यहाँ है सर। अंदर से तो ये हॉलो है, ये देखो ऐसे हमने इसको क्या कर लिया, इस हॉलोस्फीयर को हमने बाहर निकाल लिया। इस हॉलोस्फीयर का रेडियस कितना है, तो सर आंसर है इस हॉलोस्फीयर का रेडियस आर है। अच्छा, ये जो आपने एक हॉलोस्फीयर निकाला सॉलिड स्फीयर से, इस हॉलोस्फीयर में जो लेयर बनी है ना ऐसे, इस लेयर की थिकनेस को मान लेता हूं, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो, देखो ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को मान लेता हूं कि ये थिकनेस है डी आर। छोटी सी होगी ना, आर पे जाके डी आर थिकनेस है, ठीक है। अच्छा, पूरा पूरा तो छोड़ो, आप मुझे बताओ क्या आप इतने में कितना मास होगा वो लिख सकते हो, बताइए। लिख सकते हैं सर, कैसे, देखो जरा, इतने में सर मास बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा ही मास होगा, उस मास को मैंने लिख दिया डीएम। केवल इतने से लेयर के लिए मैं फार्मूला लगा रहा हूं, देखना जरा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन इतने से का ही वॉल्यूम, यानी डीवी। आप पूरे के लिए एक साथ नहीं लिख सकते थे मास अपॉन वॉल्यूम, बट आप छोटे से टुकड़े को तो कांस्टेंट मान के लिख सकते हो ना। इस छोटे से गोभी के लेयर को तो लिख सकते हो ना आप ऐसे, डीएम बाई डीबी। इसे डीवी क्या है, डीवी वो वॉल्यूम है जहां ये डीएम मास रहता है। कितना होगा इसका वॉल्यूम बताओ जरा। सर इसका वॉल्यूम, लो इसका वॉल्यूम लिख देंगे सर, ये सर स्फीयर है, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, गलत हो गया। अरे 4/3 पाई आर क्यूब जो वॉल्यूम होता था ना, वो पूरे सॉलिड स्फीयर में इस पूरे का वॉल्यूम था। देख, क्या पूरे में मास है, नहीं नहीं नहीं, पूरे में मास नहीं है, मास केवल लेयर में फैला हुआ है। यहां ध्यान से, ये गलती सब करते हैं इसमें, फटाक से डीवी की वैल्यू रख देते हैं। देखो देखो देखो, डीएम इज इक्वल टू रो डीवी, और डीवी की वैल्यू अगर आपने ऐसे रख दी तो गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पे, ऐसी गलती मत करना। सर डीवी क्या है, डीवी वो वॉल्यूम है जहां रियल मास प्रेजेंट है। रियल मास तो यहीं प्रेजेंट है ना, ये देखिए भाई, ये रियल मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा। इसको पता करने का एक तरीका है, ये बताओ सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया होगा सर 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी मोटाई कितनी है, डी आर। तो एरिया इंटू थिकनेस से पता चलेगा। जो मास यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किससे पता चलेगा, इस सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब जो फार्मूला है ना, वो पूरे बॉल का देता है वॉल्यूम, वहां अंदर भी वॉल्यूम इंक्लूडेड है वो, जबकि अंदर में मास नहीं था, इसलिए हम वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते यहां पर। यहां हम एरिया इंटू थिकनेस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि केवल इसी में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी थिन लेयर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर वॉल्यूम लिखने पर थोड़ा सावधानी बरतना, कितना लिखना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितनी है, डी आर। ये हुआ इस लेयर का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी लेयर्स हैं सर, ये देखो लेयर 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 बनते बनते ऐसे बहुत सारी लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसे किसी फ्रूट के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि फ्रूट लेयर लेयर खुलता चला जा रहा है, या ऐसे सोचो कि मान लो एक स्फेरिकल ओनियन है, अंदर से ना ऐसे लेयर्स खुलती चली जा रही हैं उसकी स्फेरिकल में। आपने पहली वाली लेयर खोल के अलग कर दी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे, ये है ना। तो बताओ जरा, ये तो आपने इसका एक मास लिखा, ऐसे तो बहुत सारे मास हैं। जितने भी मास हैं उन मासेस को, जहां तक का आपको मास चाहिए, अब आप कर लो इंटीग्रेट। तो आप इसको एज ए फार्मूला याद रख सकते हो, डीएम का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। और सर अगर मुझे पूरे स्फीयर का चाहिए होगा तो मैं आर की लिमिट लगा दूंगा, कहां से लेकर, 0 से लेकर इसका कहां तक मास फैला है, कैपिटल आर तक, तो यहां लिमिट लगा दूंगा 0 से लेकर आर तक, हमें मिल जाएगा टोटल मास। मान लो मेरे को टोटल मास नहीं चाहिए, मेरे को केवल यहां तक आधे रेडियस तक ही मास चाहिए। अरे सर आधे रेडियस तक का मास चाहिए कि कितना मास उसके अंदर है, तो हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर r/2 तक। ये पहली स्टेप थी जिसमें वेरिएबल डेंसिटी का आप मास लिख सकते हो, और जो भी क्वेश्चन होगा उसमें रो आपको गिवन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो मैं आपको दे ही देता हूं, है ना, एक छोटा सा डाटा दे देता हूं, देखना जरा साइड में। मान लो मैं रो की वैल्यू यहां पर दे दूं, देखना जरा, रो की वैल्यू मैं आपको दे दूं कि भाई रो जो है मेरे पास वो है k/r, ऐसे वेरिएबल है।
अब मुझे बताओ इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना मास है, रख देना यहाँ पर। क्या रख दोगे बताओ जरा, यहाँ पर रख देना k/r 4πr² इंटू dr। देखो एक r से एक r कट गया, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दो, k कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, बाहर बचा, अंदर क्या रहा r और dr। कहाँ तक का चाहिए सर, 0 से लेकर r तक। क्या आएगा इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन आएगी r²/2, लिख देना, वही अपना पूरा पूरा मास आ जाएगा। यानी अब अगर मैं आपको वेरिएबल डेंसिटी का फंक्शन दे दूं, कुछ भी दे सकता हूं मैं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे भी दे सकता हूं 5 1 -r²/3, ऐसे कुछ भी दे सकता हूं। कुछ नहीं करना है, उस वेरिएबल डेंसिटी को यहाँ रखना है और जहां तक का मास पूछूं वहां तक का मास आप इसमें इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। तो ये पहला स्टेप था कि अगर वेरिएबल डेंसिटी होगी तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। देखो ये अगर समझ आ गया ना तो फिर आगे कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसको अच्छे से समझना था कि अगर वेरिएबल डेंसिटी का गोला होगा तो हम बहुत सारी लेयर में तोड़ तोड़ कर उसको समझेंगे और एक लेयर का मास लिखेंगे और फिर हम सारी लेयर को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्फीयर के बाहर एक पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पर फील्ड लिखकर दिखाओ, तो क्या अप्रोच होगी आपकी, कैसे करोगे। मास तो लिखना मैंने आपको सिखा दिया, ए पॉइंट पर फील्ड लिखने का तरीका आपको बताऊं। देखो आ जाओ जरा, हम सबसे पहला केस इसके अंदर करने जा रहे हैं, केस 1, और इस केस 1 में हम बाहर चेक कर रहे हैं, यानी स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। तो अगर हम बाहर चेक कर रहे हैं ना तो अप्रोच वैसे ही लगाना है, एक स्फीयर खींचना है, इमेजिनरी स्फीयर, और देखना है उस स्फीयर के अंदर कितना मास आ रहा है, और बस सीधा सीधा ऐसे लिख देना। देखो लिखने का तरीका आपको बता देता हूं, आप बाहर लिख दीजिए E = g m_in, कौन वाला m_in, जो उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर आ रहा है, क्लोज हो रहा है, और डिवाइड बाई, अब देख लीजिए सेंटर से इसकी जो भी डिस्टेंस दी जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस दे दूं 2r, तो यहाँ क्या लिख देना, 2r का स्क्वायर। जो डिस्टेंस आपको दे दी जाए सेंटर से उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर r² मैंने लिख दिया, और r क्या है, इसके सेंटर से डिस्टेंस है, जो भी क्वेश्चन में आपको दी जाए। m_in, इन मास क्या रखोगे बताओ जरा, इसके अंदर कितना इन हो रहा है मास, बताइए जरा। इसके अंदर सर इन तो सर सारा ही मास आ रहा है, पूरा पूरा स्फीयर ही आ रहा है। और पूरे स्फीयर का मास कैसे निकाला जाता है, बताइए पूरे स्फीयर का मास कैसे निकालोगे। आ जाओ जरा साइड में निकाल के दिखा देते हैं आपको। पूरे स्फीयर का मास होगा 0 से लेकर कैपिटल R तक, लिमिट लगानी पड़ेगी, ρ4πr² इंटू dr। ये हो गया सर। ठीक है, तो आप पहले पूरा मास निकाल लीजिए, m_in की वैल्यू निकाल लो, उस m_in को सॉल्व करके यहां पर रख दो। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। ये तरीका है करने का। ओके, याद रहेगा। ठीक है भाई, अगर सरफेस पर पूछूं मैं तुमसे, चलो मैं सरफेस पर पूछ लेता हूं, केस 2। यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि मुझे ना आप सरफेस पर लिखकर बताओ। देखो मुझे जस्ट सरफेस पर लिखकर दिखाओ। तो सरफेस के साथ यहां पर देखो, अब जरा सरफेस, जस्ट सरफेस से ऊपर एक हॉलो स्फीयर बनाओ, एक ऐसा स्फीयर इमेजिन करो। क्या उसके अंदर पूरा मास आ रहा है, हाँ पूरा मास आ रहा है। यानी अब की बार भी हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बस अब जो स्मॉल r है, यानी उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस आप लिखोगे वो सीधा सीधा कैपिटल R लिख देना। यानी अभी भी अपने को क्या करना है, E = हमारे उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जितना मास आया और डिवाइड बाई सेंटर से डिस्टेंस, ये लिख देना। बस सारा खेल है ये मास लिखने का, और कुछ नहीं है। जिसको ये मास लिखना आ गया ना अच्छे से, उसका काम हो गया। ठीक है, सारा खेल ये मास लिखना है। आ जाओ भाई, मान लो हमने कहा नहीं नहीं, मुझे ना बाहर चाहिए ना सरफेस पर चाहिए, मुझे ना इस सी पॉइंट पर चाहिए, अंदर किसी पॉइंट पर चाहिए, यहां कहीं चाहिए, अंदर एक स्मॉल सेपरेशन है। चलो मैं इसको अलग से फिगर में बना के दिखा देता हूँ ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया, और मेरे को ना यहाँ अंदर किसी एक पॉइंट पर चाहिए। देखो सेंटर से कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ चाहिए। तो आप एक काम करो, एक स्फीयर इमेजिन कर लो आसपास। ये देखो मैंने एक स्फीयर इमेजिन कर लिया। इस स्फीयर के अंदर जितना मास आएगा, इसके अंदर जितना मास होगा वही केवल यूज करेंगे अपन। कितना लिखेंगे फील्ड बताइए जरा। यानी केस 3 हो गया। केस 3 में अब हम कैसे लिखेंगे फील्ड, फील्ड लिखा जाएगा E = g m_in, और जिस पॉइंट पर आप लिख रहे हो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है सर, वो डिस्टेंस है स्मॉल r।
आ जाओ जरा, स्मॉल आर का स्क्वायर लिख दो। एम इन कैसे लिखोगे? एम इन लिखने का तरीका तो आपको बताया ना, मास कैसे लिखा जाता है, मास लिखने का ये रहा तरीका सर। देखो रख दो यहां पर, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और जीरो से लेकर आपको कहां तक लिखना है, अंदर ही स्मॉल आर तक, यानी केवल इतने ही स्फीयर के अंदर जो मास है वही आपको लिमिट लगानी है, और डिवाइड बाई क्या कर देना है, डिवाइड बाई कर देना है आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी आपको रो फंक्शन दिया जाए उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर रो कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाल देते थे हम, अब हम बाहर नहीं निकालेंगे, अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे यहां देखो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, काट लो आराम से। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इसमें आर क्या है, इसमें आर वो डिस्टेंस है सेंटर से बाहर तक की, इसमें आर क्या है, इसमें स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर, और इसमें जो आर है वो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां आपको फील्ड चाहिए, इन अंदर अंदर की बात हो रही है। देखें जरा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर है, इन वाले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, ये है सरफेस वाला पॉइंट और ये है आउट वाला पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 केस हो गए आपके पास। तो कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो हैंडल कर लोगे, यही अप्रोच है इसको करने की, बेसिक फंडामेंटल तरीका यही है। होप सो आपको समझ आया होगा, इसको आप सही से नोट कर लें और यही अप्रोच आप फॉलो करें। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सर बस अब मास लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाद बाकी तो ये वैसा ही है जैसा हम सॉलिड स्फीयर में हैंडल करते थे। क्लियर है इतना? भक्तजनों, आज बाबा तुम्हारे सामने लाए हैं फील्ड लिखने का तरीका ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर। चलो एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहां पर एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी हमें दी गई 5/r। स्मॉल आर यहां पर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, और ये स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो इसकी जो डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप बदलोगे, जैसे देखो अंदर से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे स्मॉल आर बदलता जाएगा तो रो भी बदलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे ना, आप यहां पर कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पर ये सेंटर से है 2r डिस्टेंस दूर। ठीक है भाई, इस ए पॉइंट पर मेरे को फील्ड लिखकर दिखाओ। तो कैसे करोगे, क्या तरीका होगा इसको करने का? बहुत आसान है सर, ए पॉइंट पर पूछा ना, सबसे पहला काम करो, जिस पॉइंट पर फील्ड पूछूं आप वहां से एक इमेजिनरी स्फीयर बना लो। देखो ये इमेजिनरी स्फीयर के अंदर क्या सारा मास आ रहा है? हाँ सर सारा मास आ रहा है। तो भाई अगर अंदर सारा मास आ रहा है तो पूरा का पूरा मास ही तो अट्रैक्ट करेगा। आ जाओ लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट पर फील्ड होगा जी, और वो मास जो हमारे इस इमेजिनरी गोले के अंदर आया डिवाइड बाई सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, यहां से देखो ये डिस्टेंस है सर 2r का स्क्वायर। अब बताओ जरा, गोले के अंदर कितना मास आया? सर पूरा ही पूरा मास है। टोटल मास इसका कैसे लिखेंगे? टोटल मास लिखना अभी हमने आपको सिखाया, कैसे होगा सर? सर इसका टोटल मास हम लिखेंगे, देखो जरा, टोटल मास लिखा जाएगा इंटीग्रेशन रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और टोटल मास लिखना है इसलिए तो मास कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर r तक। बोलिए, कर लेंगे इसको सॉल्व, कर दो जरा, देखो क्या बनेगा। ये बनेगा रो की वैल्यू रख दो, देखो देखो रो की वैल्यू कितनी है, रखो इसको, पहले मास लिख दो आप, टोटल अंदर कितना मास है वो लिख दो, फिर आगे इस कैलकुलेशन करना। mn लिख दो पहले 0 से लेकर r तक, और रो की वैल्यू कितनी है 5/r, और ये क्या चल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकाल दो, काट पीट दो, तो 20 पाई बाहर आ गया, अंदर केवल बचा r और डी आर। ठीक है, 0 से लेकर r तक लिमिट रख दो, तो कितना बन गया 20 पाई, और ये अंदर आया r स्क्वायर बाई 2, तो मेरे हिसाब से बन गया 10 पाई आर स्क्वायर। ये आया इस पूरे स्फीयर का मास। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करना है, स्फीयर का मास निकाल लिया, यहाँ रख दो, यहाँ रख कर आंसर बता दो। बताओ जरा फील्ड कितना आएगा, तो फील्ड आएगा सर g, और वैल्यू रख दो इसकी, देखो कितनी वैल्यू निकली 10 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई नीचे क्या चल रहा है, देखो जरा नीचे चल रहा है 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया। बताइए जरा फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? फील्ड की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई वो आई g 10 पाई डिवाइड बाई 4, ये आ गई हमारे फील्ड की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया फील्ड सर। ओके,
ये तरीका था, बहुत आसान तरीका है ना, कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देता मैं, और ये ए पॉइंट में बाहर ना लेकर ए पॉइंट मैंने अंदर ले लिया होता, यहाँ से देखो 0 से लेकर r/2 पर, यहाँ पर पॉइंट ले लिया होता। अब फिर मैं तुमसे कहता अब बताओ, तो अब फिर तुम स्फीयर बनाते। अब स्फीयर के अंदर केवल इतना ही मास आता, तो क्या करते आप, लिमिट अब क्या लगाते, 0 से लेकर r/2 तक, और फिर इसको आप सॉल्व करते। बोलो कर पाते आप 0 से लेकर r/2 लेकर सॉल्व करके? बिल्कुल आसान था, है ना, बिल्कुल टफ नहीं है। बस m इन लिखना सीख लो, काम हो जाएगा, कोई टफ टास्क नहीं है। अंदर किसी भी पॉइंट पर पूछूं आप आराम से बता देना। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे ना इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं, देखो जरा। मास डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज दिस, यानी डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है कैसे, ρ=k/r, के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, यानी इसने ये नहीं कहा कि r ही रेडियस है, बहुत दूर तक ये क्या ऐसे वेरी करता चला गया। यहाँ पर देखो मैंने एक गैलेक्सी बनाई हुई है, आप सोचो ये स्फेरिकल गैलेक्सी है, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लार्ज डिस्टेंस r तक ये गैलेक्सी है, ठीक है। इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R, यानी एक ऑर्बिट है यहाँ पर। चलो एक ऑर्बिट बना देता हूँ मैं भाई, कोई भी एक ऑर्बिट बना दिया, ये लो मैंने एक ऑर्बिट बना दिया, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इस ऑर्बिट का रेडियस है r, ठीक है। और इस ऑर्बिट में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द रीजन अ स्मॉल स्टार, इस ऑर्बिट में एक स्मॉल स्टार है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्मॉल m मास बना दो, जो क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो इसको शो कर देता हूँ मैं, स्मॉल m मास है स्टार का, और ये क्या कर रहा है, ये इस पर ऑर्बिटिंग कर रहा है, घूम रहा है इस गैलेक्सी में। मान लीजिए जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो वेलोसिटी v है, ठीक है। ये देखिए पढ़िए, इन दैट रीजन अ स्मॉल स्टार इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t एंड डिपेंड ऑन द R। ये जो घूम रहा है इसका जो टाइम पीरियड है उसका R से क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ये देखो 4 ऑप्शन दिए गए, तो एक अच्छा सवाल है। यहां ये जिस गैलेक्सी में घूम रहा है उस गैलेक्सी का मास वेरिएबल है, तो सोच कर देखो, ये जो ऐसे घूम रहा है ना, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा तभी तो घूमेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ये जो अंदर जो ये मास है यही तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना सेंटर की तरफ, यही तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां फोर्स कितना लगेगा। और फोर्स कैसे पता कर पाओगे, फोर्स तभी पता कर पाएंगे जब फील्ड पता होगा। तो मुझे बताओ, यहां पर अगर बच्चे को फील्ड पता लग जाए तो फील्ड इनटू जिस मास को आपने रखा है उसको यहां पर रख दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। क्योंकि शुरू में याद है आपने फॉर्मूला पढ़ा था, फील्ड क्या है, फोर्स पर मास। तो फोर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करना है बस। सर पहले तो फील्ड पता करना पड़ेगा कि इस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गैलेक्सी की वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा। फील्ड में उसका मास मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, स्टार का, तो हमें क्या पता लग जाएगा, फोर्स। और वही फोर्स इसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आ जाओ पहले तो आप फोर्स लिखना बता दो, कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू स्मॉल m, और फील्ड लिखना अभी अभी आपको बताया मैंने, क्या लिखते हैं, Gm इन, और डिवाइड बाई क्या लिखते हैं, बोलो, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r², यही तो डिस्टेंस है। एम इन सर कैसे लिखेंगे, एम इन तो अभी अभी लिखना मैंने सिखाया आपको। इन मास कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ρ4πr² इंटू dr। कहाँ तक का मास लेना है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अंदर वाला ही मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा सेंटर की तरफ अपने, तो ये 0 से लेकर R तक लिमिट लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए जरा, देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा सर, ये आ गया रो की वैल्यू रख दो, रो की वैल्यू कितनी है, k/r है ना, तो देखो 4π बाहर लिख दो, k भी बाहर लिख दो, एक r से एक r कट जाएगा जब यहाँ पर आप k/r रखोगे, है ना, ये देखो कट गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा अपने पास केवल एक r और dr, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर r तक। सॉल्व कर दो इसको, क्या बना, 4πr²/2 इंटू k, ये बन गया सर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ये देखो यहां पर आ गया अपने पास क्या, ये आ गया वो मास जो यहां तक गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही इन मास इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये मास आप यहां पर रख दो, आपको ये फोर्स का फार्मूला पता लग जाएगा। तो ये वैल्यू रखकर फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो 2 काट दिया मैंने, वैल्यू रख दो ऊपर, जरा बताओ जरा फोर्स कितना बना, फोर्स बना G
देखिए ज़रा, स्मॉल m और देखो और क्या है, m इनकी वैल्यू कितनी निकली 2 पाई r स्क्वायर के, और नीचे भी क्या चल रहा है सर, r स्क्वायर चल रहा है। r स्क्वायर खत्म हो गया, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो ज़रा, gm 2 पाई के, ये वैल्यू बनी सर फोर्स की, जो इस मास को लगेगी कहाँ की तरफ, सेंटर की तरफ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सैटेलाइट को, या ये क्या है, सैटेलाइट है क्या है, ये सैटेलाइट नहीं है, ये है अपने पास एक प्लैनेट है, ठीक है, स्टार है एक। तो ये जो स्टार है, इस स्टार पर ये फोर्स लगा है ना। कोई सैटेलाइट वगैरह भी दे सकते थे, कुछ भी, कोई भी मास आप मान लो यहाँ पर, उसको ये इस तरफ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आ गया सर। ये तरीका था फोर्स लिखने का। पहले हमने फील्ड लिखा, फिर हमने मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स मिल गया हमें। अब यही फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, यही फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। लिख दो जरा, बस अब एक स्टेप बचा, हो गया काम। देखो जरा, ये फोर्स कितना निकला, ऊपर लिख देता हूं उसको साइड में। ये फोर्स बना gm 2 पाई के, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ m उड़ा दो आप, और बताओ जरा क्या बनेगा, ये बन गया, r इधर ले आओ जरा, या यहीं रहने दो, r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, तो क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। और इधर देखो जो टर्म लिखे हैं वो सब कांस्टेंट है, 2 पाई के सब कांस्टेंट है। तो आप गौर से देखो, देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट, यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, टी स्क्वायर को अगर आप इधर ले आओगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई जी के, सब उधर ले जाओ, इनटू आर। ये देखिए ये चल रहा है, इसको आप गौर से देखो, इस टर्म को उठाकर मैं कहाँ ले गया, इधर नीचे ले गया, और टी स्क्वायर को इधर ले आया, और ये सब लिख दिया। ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल निकला, आर के। सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ठाक सवाल होगा तो करनी तो पड़ेगी भाई, है ना। तो ये एक अच्छा सवाल है। पहले देखो, पहले हमने क्या लिखा, यहां पर फील्ड लिखा, फिर फोर्स लिखा, और फिर उस फोर्स को किसके बराबर कर दिया, उस फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर में नहीं घूम सकता, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा है, इस गैलेक्सी के अट्रैक्शन से मिल रहा, जो अंदर वाला मास है वही केवल अट्रैक्ट करता है, तो इस मास की वजह से अट्रैक्शन था, और उस फोर्स को हमने किसके बराबर कर दिया, उस फोर्स को हमने इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। देख लो आराम से, स्क्रीन शॉट ले लो, और आराम से तसल्ली से खुद से सॉल्व करके देख लो। ठीक है भाई, तो ये समझ आ गया आपको। अब जरा एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, ये देखो स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, पढ़ो आप क्वेश्चन को सही से, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वहां हमने k बाई आर लिया था, यहां पर हमने क्या ले लिया, k बाई आर स्क्वायर, और k कांस्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। आप पढ़िए इसको, सर्कुलर ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फील्ड इस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ वैसा ही है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दो। बढ़िया सवाल है ये, चलो फटाफट बताओ। तो भक्तजनों, कैसा रहा आज का सत्संग, मजा आया? ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। करो इस पे सवाल करो और कमेंट करो भाई फटाफट, बिना कमेंट के काम नहीं चलेगा। लाइक वाइक कर दो सब फटाफट।